नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज के इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट पियोन के लिए सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट नंबर 67। इससे पहले हमारी 66 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ पीछे वाली क्लासेस आपने देखी है, नहीं देखी है तो जरूर देखना। इसी चैनल पर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में हमने सभी क्लासेस आपके लिए रखी है। साथ में सभी क्लासेस के जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर निःशुल्क आप सभी क्लासेस के नोट्स की रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप तमाम साथियों का फिर से स्वागत है अपनी इस बेहतरीन क्लास में। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी साथियों तक पहुंचा दें। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बैच चल रहा है मात्र 699 रुपए में, सभी सब्जेक्ट सभी क्लासेज सभी तरह के नोट्स 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ में, और टेस्ट सीरीज इस बैच के अंदर आपको एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। इसका आप शीघ्र अतिशीघ्र लाभ उठाइएगा। अलग से अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है, बैच नहीं लेना है, आपने कहीं तैयारी अच्छी कर रखी है, आपको लगता है कि मुझे बैच नहीं पढ़ना, मुझे तो अपनी तैयारी की जांच करनी है, परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का लेवल, किस प्रकार के सवाल आएंगे ये समझना है, तो फिर आप इस टेस्ट सीरीज को शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ये 250 की जगह अभी आपको मात्र 159 यानी 159 में दे रहे हैं। तो आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाकर धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर इस टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सवाल पूछा गया है। पहला ही सवाल, ओपनिंग सवाल, शानदार सवाल, पंचवर्षीय योजना का सवाल आप लोगों से पूछा गया है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का इसमें सही आंसर आता है। आपको दिया है 7 से 12, 9 से 14, 8 से 13 और 10 से 15। इनमें से आप लोगों को जवाब देना, बता दीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना, प्यारे साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 के मध्य वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 11वीं थी। यानी ऑप्शन क्या करेंगे? ए। जिन प्यारे साथियों ने ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही आंसर है। यहां से थोड़ा आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली। इसका लक्ष्य था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। लक्ष्य वृद्धि की बात करें तो 9% और वास्तविक वृद्धि की बात करें तो प्यारे साथियों 8% इस पंचवर्षीय योजना के दौरान रिकॉर्ड की गई। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में सवाल आता है। 1951 में प्यारे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, हेरोड डोमार मॉडल पर यह शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और विनियमन योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया जाता, क्योंकि अब जो है योजना आयोग नहीं है और ना ही पंचवर्षीय योजना का मॉडल हम वर्तमान में चला रहे हैं। क्योंकि अब क्या हुआ कि 2015 में हमने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना करी और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक जो है बनाया गया। तो नीति आयोग अब जो है भारत के विकास के लिए अलग अलग तरह की नीतियां जारी करता है। अब पंचवर्षीय योजना का दौर एक तरह से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? इनमें से आप लोगों को जवाब देना। स्टैटिक जीके का बेहतरीन सवाल जो अमूमन सभी परीक्षाओं में आता है। रविशंकर का संबंध बीन से है, सरोद से है, सारंगी से है या सितार से है? इनमें से आप लोगों को जवाब देना है। पंडित रविशंकर, हाँ जी, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी प्यारे साथियों मिला हुआ है। प्यारे साथियों, एक से बढ़कर एक सवाल अपनी क्लास में आपको मिलेगा, तो पूरी क्लास आपको ध्यान से देखना है। एक भी सवाल आपको स्किप नहीं करना है। विशेष तौर से आपको क्या ध्यान रखना है कि हर सवाल का आप जवाब लिखें, मेरे साथ में प्रैक्टिस करें और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं सभी को अच्छे से मेमोराइज करते जाए, याद करते जाए। सही आंसर प्यारे साथियों हम क्या करेंगे? बिल्कुल सितार वादक करेंगे। सरोद करना गलत है, सरोद आपने किया है तो गलत आंसर है। डी आप लोगों का सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न, 1981 में पद्म विभूषण, 1967 में
पद्म भूषण, 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध सितार वादकों की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर के अलावा वाहिद खान, मुश्ताक अली खान, निखिल बनर्जी, तमीम अहमद खान, शाहिद परवेज, बुधातीय मुखर्जी, कार्तिक कुमार और हरविंदर कुमार शर्मा, ये सभी के सभी भारत में प्रमुख क्या हुए हैं, सितार वादक हुए हैं। इनके बारे में भी याद। नेक्स्ट है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? बहुसंख्यक यानी सबसे ज्यादा है। कौन सा धर्म मानने वाले लोग भारत में सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा भारत में कौन सा धर्म लोगों के द्वारा पालन किया जाता है या माना जाता है, ये आपको बताना है। जबरदस्त प्यारे साथियों सवाल है, सभी को आंसर लिखना है, अपनी तरफ से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन देना। चलिए बता दीजिए। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि लगभग सभी बच्चों का सही आंसर हो जाएगा इसमें। आपको मुस्लिम, हिंदू, जैन और ईसाई धर्म दिया गया। पूरे भारत को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को इसका जवाब देना है। सही आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है। देखिए, हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म प्यारे साथियों माना गया है, यानी हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, इसीलिए प्यारे साथियों इसको सनातन धर्म प्यारे साथियों कहा जाता। इसके बाद बात करें तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें ये सभी प्रमुख आंकड़े हमारे सामने कि भारत की जनसंख्या का 79.8, मतलब ये कह सकते हैं कि 80% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 14.2% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। 2.3% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 1.7% लोग सिख धर्म का पालन करते हैं। 0.7% बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और 0.4% जैन धर्म का पालन करते हैं। तो सवाल यहां से ऐसे बन सकता है कि जैन और बौद्ध धर्म की तुलना में या कौन सा धर्म जो है ज्यादा माना जाता है जैन और बौद्ध धर्म की तुलना में। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म को 4% मानते हैं, तो वही बौद्ध धर्म को 7% लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव जो है, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? यहां से दो प्रकार के सवाल आते हैं। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? आपको दिया है गोंड जनजातियां, गारो, नागा और भील में से आप लोगों को जवाब देना है। अच्छा सवाल है, ये भी स्टैटिक जीके का। हमने प्यारे साथियों जब भारत के त्योहार, उत्सव, महाउत्सव, ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था बैच वाली क्लास के अंदर, तब हमने इस फेस्टिवल के बारे में बात करी थी। ये अच्छा सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, सही आंसर नागा। नागा अगर आप कह रहे हो ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। नागा जनजातियों के द्वारा यह मनाया जाता है। देखिए, हॉर्नबिल उत्सव नागा जनजाति, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया गया है, त्योहारों का त्योहार नाम दिया गया है। यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक प्यारे साथियों मनाया जाने वाला एक वार्षिक क्या है, ये कार्यक्रम है। नागालैंड के अन्य त्योहारों में सैक्रेनी त्योहार मनाया जाता है, मोआत्सु मनाया जाता है, मोआत्सु मोग, बुसु, येमसे, मेट्टुमनियु, मेट्टमनेव, नगाड़ा, तोखु, इमोंग, तुल्लुनी, सकुरुनी और नाक्न्यूलम त्योहार जो है, ये सभी के सभी नागालैंड के। इनमें एक ये पूछा गया है, ये पूछा गया सवाल, मुझे लगता है एसएससी के किसी पेपर में सवाल आया था कि सैक्रेनी त्योहार किस राज्य का है, तो नागालैंड राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट है, मुंडारी प्यारे साथियों नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी एक लोक नृत्य है, कौन से राज्य का है? केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में से आप लोगों को जवाब लिखना है। और जितने भी प्यारे साथियों शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं उनके बारे में सवाल लगातार आता है। ये अच्छा टॉपिक है, मुझे लगता है आप सबको आना चाहिए और डिटेल में मैंने आपको ये
आई थिंक स्टैटिक जीके वाले जीके की जो क्लासेस की हमारी सीरीज थी बैच में, उसमें मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड टॉपिक में यही लोक नृत्य ही करवाए थे। तो किसका पूछा? मुंडारी नृत्य का आप लोगों से पूछा है। बिल्कुल बताइए। आप सबको अपना जवाब लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, यानी प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि एकदम सही होगा तब भी मैं जवाब दूं। आप यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप लिख दो, ठीक है। गलत करोगे और ज्यादा सीखोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेट क्लास में करना है, तो फिर आपको हर सवाल का जवाब देना है। जवाब दोगे, कोशिश करोगे, तभी आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहेंगे, ठीक है। और हमारा काम है उनको अच्छे से दौड़ाना, जितना दौड़ाओगे उतना अच्छा करोगे। इसमें सही आंसर झारखंड हो जाएगा, जिन प्यारे साथियों ने लिखा है झारखंड। देखिए, मुंडारी नृत्य झारखंड स्टेट का प्यारे साथियों नृत्य है। झारखंड के अन्य नृत्यों की हम बात करें तो यहाँ मर्दानी झूमर, पाइका, छऊ, संथाल, संथाल नृत्य बहुत बार पूछा गया है। यहाँ अग्नि नृत्य भी किया जाता है, फगुआ नृत्य पूछा गया है, नाचनी नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। ये सभी के सभी झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं। लगभग के बारे में प्यारे साथियों सवाल पूछा गया, यानी झारखंड के लोक नृत्यों के बारे में काफी सवाल आता है। अन्य राज्यों की बात करें, उनके नृत्यों की बात करें तो केरल के अंदर कथकली, मोहिनीअट्टम, थेम और पुथु, इनका सवाल पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक, रामलीला, ब्रज रासलीला, सर्कुला और रसिया के बारे में सवाल पूछा जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम, करकटम, मईल अट्टम, कुम्मी और थेरुकुथु, इनके बारे में सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अन्य ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको सभी के नृत्यों के बारे में बताया है, जरूर आपको अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1965 में हुई? योजना जो है 1961 से 1966 के बीच में चल रही थी। और हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? 1965-66 के अंदर शुरू हुई। मतलब ये पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के अंदर जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई? पांचवी, द्वितीय, प्रथम और तृतीय में से आप लोगों को प्यारे साथियों जवाब लिखना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसका आंसर देना है। एक बार भाई सभी साथी अपनी क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें। जितने भी प्यारे साथी नए पुराने जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप जो भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप यूज करते हो, जहां भी आप जुड़े हो, वहां तो क्लास को पहुंचाना ही है, अपने स्टेटस पे लगाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल पर होना जरूरी है। आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, अपना टाइम बढ़ाइए, टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाइए, टेस्ट का मूल्यांकन करिए। और जैसा मैंने आपको मेथड बता रखा है टेस्ट का, के आधार पर आप टेस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर किसी ने वो टेस्ट सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख ले। यहाँ पर प्यारे साथियों सही आंसर जिन लोगों का आ रहा है कि सर इसमें हम करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसने अनाज की जो हमारी निर्भरता थी उसको खत्म कर दिया था। यानी हम पूरी तरह से अनाज के मामले में आयात पर निर्भर कर रहे थे। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमने अनाज का आयात जो होता था उस पर अंकुश लगा दिया, यानी हमने निर्भरता खत्म कर दी। हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान शुरू हुई। हरित क्रांति में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों का प्यारे साथियों विकास किया गया था। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एक सवाल ये पूछा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का विश्व स्तर का प्यारे साथियों जनक माना जाता है। एक सवाल ये पूछा जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जैसा कि मैंने बताया हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह भी याद रखना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। क्या करना? पूरी तरह से भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। दो सवाल आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ। इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सवाल अक्सर परीक्षा में देखा जाता है।
चलिए बता दीजिए सभी। सही आंसर हम क्या करेंगे, रोलेट एक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन करेंगे बी, रोलेट एक्ट के विरोध में ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। देखिए इसके बारे में बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये काला दिन घटित हुआ था। मार्च 1919 में पारित रोलेट एक्ट के विरोध में वार्षिक बैसाखी मेले के दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्रित हुई थी, जहां पर जो है ये बाद में गोलियां चली और यह हत्याकांड में तब्दील हुआ। इस अधिनियम ने सरकार को देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारावास में डालने और नजरबंद करने का अधिकार प्यारे साथियों दिया था, कि भाई किसी भी आदमी को उठाओ देशद्रोही गतिविधि के मामले में और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सीधा उसको क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये तो पूरी तरह से अंग्रेजों की क्या हो गई, मनमानी और अत्याचार, इसलिए इसका कड़ा विरोध हुआ था और लोग एकत्रित हुए और उसके बाद में ये कांड हो गया। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा प्यारे साथियों। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाले खेलों की हम बात कर रहे हैं। 19वें एशियाई खेल हुए 2022 में, कहां पर हुए, तो चीन के अंदर हुए। अब 2026 में होंगे 4 साल के बाद, तो 26 के अंदर एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा, क्योंकि खेलों की जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, बड़े जो टूर्नामेंट या ट्रॉफीज होती है, उनकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है कि नेक्स्ट जो आयोजन है वो कहां पर होगा। तो ऐसे में ये एशियाई जो खेल है इनका आयोजन 2026 में कहां पर होगा, या मेजबानी कौन सा देश करेगा, थाईलैंड, जापान, चीन और कतर में से जापान प्यारे साथियों सही आंसर करेंगे। 2026 के एशियाई खेल जापान में होंगे। देखिए जापान आईची नागोया में 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, यानी आयोजन होगा। 20वें एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य रहेगा इमेजिन वन एशिया। एशियाई खेल पहली बार हुए थे 1951 में और नई दिल्ली में प्यारे साथियों हुए थे। यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्यारे साथियों एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो हमारे देश भारत में नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था। 1951 में इनका आयोजन हुआ था, मतलब ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमने जो है शीर्ष स्तर के नेतृत्व को अपना लिया था और एशियाई खेलों का आयोजन करवाया था। 2022 एशियाई खेल हांगजो हांगजो चाइना के अंदर प्यारे साथियों इनका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, मतलब मुख्य खेलों की ट्रॉफीज के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर जो आगा खान कप है उसका आपसे पूछा, आगा खान कप कबड्डी से संबंधित है, हॉकी से है, क्रिकेट से है या रग्बी से है, इनमें से आप लोगों को जवाब देना है। हाँ जी, कितने लोगों को पता है देखते हैं। आगा खान कप कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट और रग्बी में से आप लोगों को जवाब देना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस तरह के सवाल जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। कैलकुलेट करना स्कोर आपका क्या रह रहा है और कमेंट करके मुझे बताना कि क्लास आपकी कैसी चल रही है। साथ ही साथ ये भी बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बढ़िया जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो, लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बात मेरे को बताना है। सही आंसर हॉकी अगर आप कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं भाई, ऑप्शन क्या कर देंगे, बी, यानी हॉकी से संबंधित है आगा खान कप। देखिए आगा खान कप हॉकी का है। हॉकी के अन्य कप की बात करें तो बैटन कप हॉकी का है, मुरुगपा गोल्ड कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये सभी हॉकी के। क्रिकेट की बात करें तो ईरानी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित क्या है, ट्रॉफीज है। रणजी ट्रॉफी बड़ा नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये लो 2011 की जनगणना का सवाल आपसे पूछा गया है। एक सवाल प्यारे साथियों 2011 की जनगणना का लगभग लगभग हर परीक्षा में
तो 2011 की जनगणना के आंकड़े सभी को एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं याद है, करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि सभी को स्कूल टाइम से ही ये पढ़ाया जा रहा है, 2011 से लगातार ये पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आप सबने अच्छे से जनगणना को पढ़ा हुआ है। सबसे कम आबादी वाला राज्य आपको बताना है। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य आप सबको पता उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य करेंगे सिक्किम। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी करना है। अब सिक्किम और गोवा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, गोवा क्षेत्रफल के मामले में छोटा है, वही सिक्किम जो है, सिक्किम आपका प्यारे साथियों जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, फिर आपका आगे पश्चिम बंगाल आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उसमें सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो प्यारे साथियों दिल्ली आप सबको पता है। सबसे कम वाला पूछ लेगा तो आपको लक्षद्वीप बताना है, यानी लक्षद्वीप वो यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के अनुसार, जिसकी सबसे कम आबादी थी। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? कौन से नृत्य की बात कर रहे हैं? छऊ नृत्य की बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों ये शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है, फिर भी इसका बोलबाला काफी अच्छा है। नृत्यों के अंदर देखा जाए तो छऊ नृत्य का काफी अच्छा बोलबाला, इसलिए छऊ नृत्य के बारे में सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए बताइए छऊ नृत्य। आपको अक्खम लक्ष्मी देवी दिया है, तपन कुमार पटनायक, डॉक्टर अरुणा मोहंती दिया है और गोपिका वर्मा दिया। तपन कुमार जो है ना, इनको छऊ नृत्य के अंदर प्यारे साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये जो बात है ये बात है 2018 की, 2018 के अंदर ये दिया गया था। देखिए तपन कुमार पटनायक सरायकेला से छऊ नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। छऊ 3 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है, एक है पुरुलिया छऊ, ये पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। तो ये सरायकेला का मतलब है कि सरायकेला छऊ नृत्य में तपन कुमार को ये मिला था। एक है मयूरभंज छऊ, ये ओडिशा का है, यानी 3 प्रकार के छऊ 3 स्टेट के अंदर किए जाते हैं। प्रसिद्ध छऊ नर्तकों में केदारनाथ साहू का नाम आता है, ये सरायकेला के हैं। शशधर आचार्य और गंभीर सिंह मुर्रा का आता है, ये पुरुलिया छऊ से संबंध रखते हैं। ये छऊ के प्रमुख क्या है? कलाकार है। नेक्स्ट है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाए? क्या बात की जा रही है कि अगर राज्यसभा के सभापति का पद खाली है तो फिर सभापति के कर्तव्य कौन निभाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष निभाएगा, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, या राज्यसभा के उपसभापति? इनमें से आपको जवाब लिखना है। कितने लोग सही कर पाएंगे? अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। आर्टिकल भी पूछा जाता है ये वाला, है ना। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल पूछा जाता है 89 नंबर आर्टिकल पूछा जाता है। सही आंसर इसके अंदर करेंगे कि जब भी राज्यसभा में सभापति अनुपस्थित होगा तो राज्यसभा का उपसभापति जो है कार्यभार संभालेगा। ठीक है, देखिए भाग 5 जो है संघ का, उसके अंदर अनुच्छेद 89(1) दिया है। 89(1) में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन क्या होगा? सभापति होगा। 89(2) के अंदर ये बात लिख दी गई है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति भी चुनेगी, और जब कभी उपसभापति का पद रिक्त हो जाए तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना क्या बनाएगी? उपसभापति बनाएगी। ठीक है, मतलब उपसभापति सभापति के बाद में उपसभापति का ही पद होता है जो कार्यभार संभालता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उपसभापति का पद खाली हो रहा है तो तुरंत ही नया सदस्य क्या बन जाएगा?
उपसभापति बन जाएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। हर्षवर्धन की आपसे बात की जा रही है, उसका जो राजवंश है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था। हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य का क्या था, एक अंतिम शासक था। पुष्यभूति वंश भी इसको बोलते हैं। तो कितने प्रदेशों में, 4, 3, 2 और 5 में से आपको बताना है हर्षवर्धन का राजवंश। विशेष तौर से अगर देखें तो हर्षवर्धन का राजवंश 2 क्षेत्रों के अंदर विभाजित था। ऑप्शन सी करेंगे। इसको थोड़ा समझ लो आप लोग कि हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी प्यारे साथियों जाना जाता है। वर्धन साम्राज्य 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। हर्ष के सीधे शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, एक तो जो विभाजन था वो किया गया था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सीधे हर्ष के शासन के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि मध्य प्रांत पूरा इसमें आता था, गुजरात, बंगाल, कलिंग और राजपूताना, ये पूरा का पूरा हर्ष के सीधे शासन के अंतर्गत शामिल था। वहीं दूसरे वे राज्य या साम्राज्य थे जो उसके अधीन सामंत बन गए थे, जिनमें जालंधर आता है, कश्मीर आता है, नेपाल आता है, सिंध आता है, कामरूप जो आधुनिक असम है, ये सभी के सभी प्यारे साथियों शामिल होते हैं। ये सवाल अच्छा आप लोगों को यहाँ में एक बताना चाहूंगा, यहाँ पर आ गया इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय में कामरूप जो क्षेत्र था, वर्तमान में उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो कामरूप क्षेत्र को अभी हम असम के नाम से जानते हैं, यानी असम का क्षेत्र पहले कामरूप हुआ करता था। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से, वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल आप लोगों को बताना है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में नहीं पूछा है मेरे भाई, वित्त आयोग के बारे में सवाल पूछा, ठीक है। वित्त आयोग का आर्टिकल, वित्त आयोग का आर्टिकल आपसे पूछा कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। और वित्त आयोग का गठन जो बच्चे कह रहे हैं सर आर्टिकल इसमें 280, आर्टिकल 280 आ रहा है, सही आंसर 280 होगा। ऑप्शन क्या करेंगे, ए कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें तो अनुच्छेद 280 भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नेयोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ये भी याद रखना पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन सबसे पहले भारत में कब हुआ था, 1951। अनुच्छेद 260 की बात करें तो भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र आपको दिया गया है। और अनुच्छेद 270 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच लगाए जाने वाले, वितरण किए जाने वाले जो कर है उनके बारे में है 200, ठीक है। तो वित्त आयोग 280 वाले आर्टिकल में। नेक्स्ट प्यारे साथियों, हरित क्रांति जो है उसको और किस नाम से, और किस नाम, हरित क्रांति भी कहा जा सकता है, यानी हरित क्रांति को और क्या कहा जा सकता है, ये पूछा आपसे कि हरित क्रांति को क्या हम विश्व क्रांति कह सकते हैं, श्वेत क्रांति कह सकते हैं, नीली क्रांति कह सकते हैं या कृषि क्रांति कह सकते हैं, इनमें से आपको बताना है। बताओ जरा, लग तो रहा है कि बोनस वाला सवाल आ गया है आज की क्लास का आपके लिए। लिख दो जरा, सभी ले लो बोनस, सारे लोग जवाब देकर, है ना। जी सही आंसर क्या करेंगे, हरित क्रांति को हम कहते हैं कृषि क्रांति। ऑप्शन क्या कर देंगे, डी। डी प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाए। देखिए भारत में कृषि क्रांतियां और उसके जनकों की बात करें तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो है उसके जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिनके बारे में सवाल आता है। सवाल पूछा जाता है कि दुग्ध क्रांति के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नीली क्रांति प्यारे साथियों मछली उत्पादन से संबंधित है और डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जो है प्रणेता या जनक माना जाता है। पीली क्रांति प्यारे साथियों तिलहन की फसलों से संबंधित है और सैम पित्रोदा जो है वो पीली क्रांति के क्या है, जनक है। इसके साथ ही लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर के उत्पादन से है और इसके जनक माने जाते हैं विशाल तिवारी। उसके बाद में सवर्ण क्रांति जो है इसका संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है, इसके जनक है निरपक टूटज, याद रखना।
इन सभी के बारे में सवाल आता है, इसलिए मैंने सभी क्रांतियों के बारे में आपको बता दिया है। यानी कोई भी पूछ लेगा नीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध, स्वर्ण यानी गोल्डन या जो है सुनहरी क्रांति, तो इस प्रकार से सवाल आता रहता है। नेक्स्ट है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? प्यूजलिस्ट एक मतलब एक शब्द है, किस खेल में ये जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन, हॉकी, मुक्केबाजी और टेनिस में से आप लोगों को इसका जवाब लिखना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। प्यूजलिस्ट, प्यूजलिस्ट जो बच्चे कह रहे हैं कि सर प्यूजलिस्ट का संबंध जो है किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से। बिल्कुल मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी देखते हो तो पकड़ लोगे ऑप्शन सी। देखो, प्यूजलिस्ट एक ऐतिहासिक शब्द है जो लैटिन शब्द पुगिल से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है फिस्ट फाइटर या मुक्केबाज। मुक्केबाजी संबंधित शब्दावली की बात करें तो मुक्केबाजी में एक क्लिंच, 8 काउंट, जेब, नॉकडाउन, सेकंड, शोल्डर रोल, साउथपा और टो टू टो यूज किया जाता है। ये सभी मुक्केबाजी के शब्दावली। नेक्स्ट है, लावणी प्यारे साथियों नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यानी लावणी कौन से राज्य का? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में से आप लोगों को जवाब देना है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। लावणी का संबंध आपको पूछा गया। लावणी का सवाल खूब बार आया, मुझे लगता है कि सही कर लोगे सबके लिए। ये भी आज की क्लास का आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो दे दो जरा आंसर, लिख दो सारे। लावणी नृत्य शैली का संबंध, लावणी महाराष्ट्र जो कह रहे हैं, ऑप्शन सी जो कह रहे हैं, सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लावणी का महाराष्ट्र से है। देखो, लावणी नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र है। और भारतीय राज्य और नृत्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर धनगारी गाजा, पोवाड़ नृत्य, वाद्य मुरली नृत्य और कोली नृत्य किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो भगोरिया, परध्वनि, सवांग, मटकी नृत्य किया जाता है। असम की बात करें तो देवनटी या नाटी नाच या ओजापाली या सत्रिया या बगुरुम्बा नृत्य किया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो कराकाटम, कुंभी, मयिलट्टम, पाइकल, कुदिराई अट्टम नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। ये सभी के सभी क्या लोक नृत्य आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिनके बारे में सवाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, बैच में हो तो आपके लिए टेस्ट सीरीज निःशुल्क है। अगर बैच में नहीं हो तो फिर अलग से लेना चाहो तो दोहरा क्लासेज एप्लीकेशन पर आज ही जाकर आप लॉन्चिंग ऑफर के तहत 250 की जगह मात्र 159 रुपए में आप इस बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत और जबरदस्त बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल, जबरदस्त और शानदार रही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी मुलाकात आप लोगों से आगे नए वीडियो सेशन में होगी। तब तक आप सभी साथी लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।